Hello students, welcome back to the class. I hope you all are doing great. In our previous lecture हमारा चैप्टर 2 दैट इज कंपनीज लॉ कंप्लीट हो गया था. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 दैट इज एलिमेंट ऑफ लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होता है, एजेंसी से रिलेटेड लॉ, बेलमेंट एंड प्लेज, इंडेमनिटी एंड गारंटी एंड अदर थिंग्स. सो फर्स्टली हमने अपनी डेली लाइफ में हमने सुना होगा कि ये इसका अग्रीमेंट है, और कुछ नहीं तो जो आप में से रेंट पे रहते होंगे उन्होंने सुना होगा रेंट अग्रीमेंट होता है. कॉन्ट्रैक्ट सुना होगा कि इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करा है. तो एक्चुअल में डू यू नो द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट? सबने सुना है, बट आपको एक्चुअल में मीनिंग पता है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और अग्रीमेंट क्या होता है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किस एक्ट से डील होता है? जैसे कंपनी किस एक्ट से डील होता था? कंपनीज एक्ट 2013. सेम वे कॉन्ट्रैक्ट किससे डील होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. किससे डील होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये कब आया था? कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872. ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ सकता है. लाइक आई सेड कि आपका एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको डेट्स पे, लिमिट्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा. तो ये डेट सबको याद होनी चाहिए. कब आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कब से इफेक्टिव हुआ है? 1 सितंबर 1872. नेक्स्ट, इस एक्ट का प्रीएम्बल क्या कहता है? टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. कि ये एक्ट आया ही इस वजह से है कि डिफाइन करने के लिए, अमेंड करने के लिए कुछ जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके सर्टेन पार्ट्स. नेक्स्ट, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज सेक्शन 1 to 75 एंड सेक्शन 124 to 238. 1 to 75 क्या बात करता है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होता है. सेक्शन 124 to 238 किसकी बात करता है? स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मैम, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्या हमारे सिलेबस में है? क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो यस, आपके सिलेबस में भी है, हम पढ़ने भी वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, एजेंसी, दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि पार्ट 2 से डील करते हैं. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कब आता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? आई एम गिविंग यू सम इक्वेशन, आप सब उसको नोट डाउन करेंगे. Contract is equal to agreement plus obligation. Obligation मतलब क्या होता है? Enforceable by law, जो कि हम लॉ में इन्फोर्स कर सकते हैं. हम आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब मानेंगे? कि हम उस अग्रीमेंट को लॉ में लेके जा सकते हैं. कुछ ब्रीच होता है हम उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं. उसके लिए आप अभी हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स. अगर वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अग्रीमेंट. Agreement is equal to promise plus consideration. So, agreement करने के लिए promise या set of promises plus consideration होना चाहिए. मीन्स अगर मैं आज के डेट में किसी को प्रॉमिस करती हूँ, सामने वाला मेरे से प्रॉमिस करता है और कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो दैट इज अग्रीमेंट. इट्स नॉट नेसेसरी कि राइटिंग में हो,
अग्रीमेंट आपका ओरल अग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटन अग्रीमेंट भी हो सकता है। तो अग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज प्रॉमिस? प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सो व्हाट इज प्रॉमिस? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मीन्स मैंने आज की डेट में किसी को कुछ ऑफर करा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट इज प्रॉमिस। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम सारे टर्म्स को क्लियरली समझेंगे। ए ने बी को ऑफर दिया, क्या? 10 kg ऑफ राइस। बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट क्या हो गया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया? प्रॉमिस तो हो गया जी, प्रॉमिस का एक मामला। उसने एक्सेप्ट किया और इस 10 kg ऑफ राइस का कंसिडरेशन उसने दिया 50 रुपीज पर kg के हिसाब से। कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो मीन्स अग्रीमेंट तो हम कह सकते। अब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है, उसको हम फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप इतना सबको समझ में आएगा। दे आर द वेरी बेसिक टर्म्स, बहुत ज्यादा बेसिक है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो एवरीवन शुड रिमेंबर दैट। नेक्स्ट आपका अग्रीमेंट किस में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैम ये याद होने चाहिए, याद हो जाए तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट अगर नहीं हो पा रहे तो ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना। Agreement is every promise and every set of promises forming the consideration of each other is an agreement, जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट प्रॉमिस ये है सेक्शन 2 क्लॉज बी में। प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन गया? हमारा प्रॉमिस। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको डिफाइन करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये आपको याद होना ही चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है? अगर वो इनफोर्सेबल बाय लॉ है तो अग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो अब सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या? नो, जरूरी नहीं है कि सारे अग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होंगे तो क्या? यस। ऑल अग्रीमेंट्स should not be mandatorily contract. But all contracts are the agreement. अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। यस। नेक्स्ट व्हाट इज वॉइड अग्रीमेंट? वॉइड अग्रीमेंट मीन्स जो कि अग्रीमेंट आपका वैलिड नहीं है, जो कि इनवैलिड अग्रीमेंट है। इसमें टर्म होती है वॉइड एब इनिशियो। ये जो मैं टर्म्स बता रही हूँ ये आपको याद होनी चाहिए। दे आर द लीगल टर्म्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना, जिस टाइम पे वो अग्रीमेंट बना, उस टाइम से ही वो वॉइड है। वॉइड एब इनिशियो मतलब कि इनवैलिड है, इनफोर्सेबल नहीं है।
वो अग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है, उसको आप कहीं पे आगे इन्फोर्स नहीं कर सकते। उस अग्रीमेंट के बेसिस पर अगर आप कुछ काम करते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस अग्रीमेंट का सहारा नहीं ले सकते। तो व्हाट इज वॉइड अग्रीमेंट? एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और जो नहीं है उसे वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट का मेन बेस ही यही है कि वो लॉ के पास आप नहीं लेके जा सकते कि जी हमारा इस अग्रीमेंट में ये मेंशन था कि ये मेरे को 10-10 kg ऑफ राइस देने वाला और इन्होंने आज की डेट में नहीं दिया, तो भाई मैं तो केस करूंगा। आप नहीं कर सकते जो वॉइड अग्रीमेंट्स हो। वॉइड अग्रीमेंट्स आर दोज अग्रीमेंट्स विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन ये अग्रीमेंट कोई भी राइट नहीं कन्फर करता। अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, बट आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस टाइप के अग्रीमेंट किसी के ऊपर कोई राइट, कोई ऑब्लिगेशन कुछ भी नहीं देते हैं। और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब नहीं होगा? आई टोल्ड यू कि ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो ही इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर कुछ भी एलिमेंट मिसिंग है तो दैट इज वॉइड अग्रीमेंट। अभी हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है क्या नहीं है, वो हमारे सेक्शन 10 में दिए गए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 10। ये वाले अग्रीमेंट बिल्कुल भी अग्रीमेंट होते ही नहीं है एक तरीके से। नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड तो हमने पढ़ लिया। व्हाट इज वॉइडेबल? वॉइडेबल मीन्स जो कि जब अग्रीमेंट बना तो वैलिड था। अग्रीमेंट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बट फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन आ गई या कुछ भी इम्पॉसिबिलिटी आ गया, कुछ भी आ गया, या फिर किसी ने मीन्स यू कैन से कि फ्रॉड से कुछ करा, तो अग्रीमेंट तो वैलिड है, बट जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ गलत हुआ है, उस पार्टी के कहने पर ये अग्रीमेंट वॉइड भी हो सकता है। लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से कि मैंने किसी को घर बेचा, बट वो घर था 1 करोड़ रुपए का। मैंने उसको उसके सर पे बंदूक रखी और कहा कि तू मेरे को ये घर 10 लाख रुपए में बेच ले। किसी के सर पे बंदूक होगी तो कोई भी हाँ बोलेगा, तो उसने उस टाइम तो कह दिया हाँ हाँ, बट दैट इज नॉट हिज फ्री कंसेंट। उसने हाँ हाँ जरूर बोल दिया, बट उसने क्या अपनी मर्जी से बोला? क्या नहीं, उसने बंदूक के डर से बोला। तो उस केस में उस पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो इस अग्रीमेंट को वॉइडेबल बना सकता है। जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो है फॉर्मेशन से ही, बनने से ही, बट एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी क्या हो सकता है? वो वॉइड हो सकता है। तो दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके ऊपर है, ये रिजेक्ट भी कर सकता है, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है। मेरे केस में जो मैं बता रही हूँ, जिसको मैंने घर सोल्ड आउट करा था, उसके केस में वो एक्सेप्ट करना चाहेगा कि रिजेक्ट करना चाहेगा, बट हाँ, जब तक वो बंदा रिजेक्ट नहीं करता है इट मीन्स वो वैलिड है एंड इन्फोर्सेबल है। नेक्स्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हमने वॉइड अग्रीमेंट तो पढ़ लिया कि जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मेन तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया, मीन्स ये तो अग्रीमेंट भी था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी था। बट व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना, जब वो अग्रीमेंट बना, उस टाइम पे तो वो वैलिड था, बट कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से अब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मीन्स लेट्स से एन एग्जांपल कि मैंने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं इस फॉरेस्ट के सारे पेड़ काटूंगी एंड उसके बाद उसको मैं अपने पर्पस से यूज करूंगी। वैलिड था।
बट अगले दिन ही मान लो कि लॉ चेंज हो गया कि आप पेड़ काट ही नहीं सकते, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जब बना तब वैलिड था, बट बाद में वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ सीज हो, बाद में हम उसको लॉ में नहीं लेके जा सकते, कोर्ट्स में नहीं ले जा सकते। तो या फिर एक और एग्जांपल ले लो कि एक्स एक सिंगर है, उसने बोला वो एक ही बर्थडे पार्टी में गाना गाएगा आफ्टर 2 days है जो, बट एक्स का गला ही खराब हो गया, जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा, गाना तो दूर की बात। तो इस केस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो आपका वैलिड था, बट कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि जिसकी वजह से वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा, तो उस केस में दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैम? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा सही है, बट कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी, टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट क्या होता है? कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज रह गई, तो दैट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट हाँ, जैसे ही हम इस डिफेक्ट को गुड कर देते हैं, वो वापस से वैलिड एंड इन्फोर्सेबल हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि गुड है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा टेक्निकल डिफेक्ट हो गया। लेट्स से कि हमारा एक रेंट अग्रीमेंट था, उसको हमें स्टैम्प पेपर पे करना था, बट हमने स्टैम्प पेपर पे नहीं करा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो गुड है जी, बट वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही हमने वो स्टैम्प पेपर पे कर लिया, स्टैम्प पेपर लगा दिया, स्टैम्प पेपर परचेज कर लिया, साइन कर लिया, तो वो डिफेक्ट हमारा गुड होगा, तो दैट इज वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। नेक्स्ट इज इलीगल अग्रीमेंट। नाम में ही कहते हैं क्या? इलीगल मतलब कुछ इलीगल पर्पस होगा कि हमने जो अग्रीमेंट बनाया उसका मेन पर्पस ही इलीगल है। लेट्स से कि मैंने एक अग्रीमेंट करा वाई से कि तेरे को जेड को मारना है, तेरे को जेड का मर्डर करना है, अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। मेरे को मर्डर करने के लिए किसी ने अग्रीमेंट करा है, तो ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो दैट इज इलीगल अग्रीमेंट। इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, ऐसा कुछ करने के लिए अग्रीमेंट बनाया जा रहा है जो कि लॉ साफ मना करता है कि आप कर ही नहीं सकते। मैंने एक्स के साथ मिलकर अग्रीमेंट बनाया मर्डर करने का, जो कि लॉ बोलता ही नहीं है, लॉ फॉरबिड करता है, तो दैट इज इलीगल अग्रीमेंट। इफ इज ऑफ सच अ नेचर दैट वुड डिफिट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मैंने इस पर्पस से बनाया कि लॉ तो बोलता है, बट मैंने उसका कुछ अपोजिट करा जो कि लॉ को ब्रेक करता है, लॉ को डिफीट करता है। इस केस में तो लॉ साफ मना करता है, इस केस में लॉ को हम डिफीट करते हैं। नेक्स्ट, कुछ फ्रॉडलेंट नेचर का इंटेंशन है। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। हम ऐसा कुछ चीज के लिए अग्रीमेंट बना रहे हैं जिनका मेन पर्पस, जिसका इंटेंशन क्या है कि सामने वाले को चोट पहुंचे या सामने वाले की प्रॉपर्टी इंजर हो। नेक्स्ट, कोर्ट ने उसको बोल दिया जी ये तो इमोरल है। कोर्ट ने उसको क्या बोल दिया कि ये तो इमोरल है, कि ये तो आप नहीं कर सकते। मैंने अग्रीमेंट बनाया कि आप ये मंदिर तोड़, भाई ये तो इमोरल है, कोर्ट कभी अलाउ नहीं करेगा, तो दैट इज इमोरल। और नेक्स्ट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर ऐसा कुछ है जो पब्लिक पॉलिसी से के अगेंस्ट में है तो वो भी इलीगल अग्रीमेंट्स होता है।
आई होप आप सबको सब समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है, डू मैसेज मी, आस्क द क्वेरी, आई एम अवेलेबल हियर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। बट आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलने हैं, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लो। क्या कहता है ये? ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड। सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या है? वॉइड। बिकॉज इलीगल अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो नहीं होते, लेकिन क्या सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल होता है? तो नहीं। अगर अग्रीमेंट वॉइड है, इट डजंट मीन कि वो इलीगल है। बट हाँ, जो भी इलीगल अग्रीमेंट है वो सारे तो वॉइड होंगे ही, उनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट अभी हमने क्या पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे जो भी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेसली अग्री करे गए हैं इन वर्ड्स में, चाहे राइटिंग में, चाहे ओरल, चाहे कैसे भी, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड, जहां पे हमने एक्सप्रेसली नहीं बोला कि आई एक्सेप्ट दैट, बट हाँ हमने कुछ ऐसा कंडक्ट करा, हमारा कुछ ऐसा यू कैन से कि स्टेप था जिससे वो इम्प्लाइड है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैम इसका हमें एग्जाम्पल दे दो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि लेट से मैंने आपको बोला कि व्हाट यू कैन से, फर्स्ट थिंग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को हम टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, यानी कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो आपका इम्प्लाइड है कि व्हाट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके कंडक्ट से पता चले। लेट से कि मैंने आपको बोला कि मेरे को 10 किलो राइस चाहिए, हम वही एग्जाम्पल लेके चले, मेरे को आप 10 किलो राइस दे दो एट द रेट ऑफ 40 पर केजी। उन्होंने उस टाइम पे हाँ ना कुछ नहीं बोला, बट नेक्स्ट डे मेरे गोडाउन पे वो 10 किलो राइस था, तो उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया, उनका कंडक्ट एक ऐसा था जिससे वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो। नेक्स्ट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसमें क्या होता है कि इक्विटी के बेसिस पे दैट कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्रिएट करता है। इसमें आप किसी के लिए भी ना, किसी और के यू कैन से अनजस्ट पे आप हैप्पी नहीं हो सकते। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से मैं अपने घर पे बैठी, संडे का दिन, मैंने मस्त जोमेटो करा, ऑर्डर करा, क्या अपने लिए बिरयानी या कोई भी एक्सपेंसिव ग्रोसरीज ऑर्डर करी या कुछ भी ऑर्डर करा, बट जोमेटो वाले भैया ने या डिलीवरी वाले भैया ने क्या करा, उसको मेरे नेबर को देकर चले। मेरे नेबर ने वो बिरयानी खा ली। अब मेरे को पता चला, मैंने फोन करा जोमेटो वाले भैया को, भैया आप आए ही नहीं, इतना टाइम हो गया, आपको आना था। उन्होंने तो बोला मैडम मैं तो आपका ऑर्डर पहले ही दे चुका हूं। फिर मैंने घूमा, पता करा तो मेरे नेबर के घर पे डिलीवर हुई थी और मैं खाऊं। तो इस केस में दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दैट नेबर इज लायबल टू पे मी दैट अमाउंट या लायबल टू गिव मी ऑर्डर मी दैट बिरयानी। तो दिस इज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कि आप यहाँ पे मेरे अनजस्ट पे आप नहीं हैप्पी हो सकते। तो दैट इज द केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। Person shall not be allowed to enrich himself at the cost of another. Okay? और imposed by law.
तो हमेशा याद रखना ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, तो दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दोस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो भी हमने ऑफर करा था, जो भी हमने एक्सेप्ट करा था, जो भी हमारी ऑब्लिगेशंस बनती थी, वो दोनों पार्टी की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशन। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट? इसमें चाहे तो वन पार्टी ने परफॉर्म करा है या फिर किसी भी पार्टी ने परफॉर्म नहीं करा है। दैट इज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे अभी कुछ परफॉर्म करना बाकी है, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन पे बाकी है। इसमें दो तरीके के होते हैं, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एज द नेम सजेस्ट, यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी है, बाइलैटरल मतलब बोथ पार्टीज की परफॉर्मेंस बाकी, किसी ने भी अपना कुछ भी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करा है। Bilateral contracts are also known as contracts with executory consideration. Very important. नेक्स्ट, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो अब हम ये पढ़ेंगे। दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो अगर इनमें से एक भी पॉइंट मिसिंग होगा तो दैट अग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वो क्या बन जाएगा हमारा? वॉइड अग्रीमेंट। ओके, सो सबसे पहले ये सेक्शन 10 में डिफाइन है, ये सेक्शन भी आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? टू पार्टीज। फर्स्ट एलिमेंट क्या बोलता है? टू पार्टीज। किसी भी अग्रीमेंट को बनाने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए देयर मस्ट बी टू पार्टीज। कौन होगा? एक होगा हमारा ऑफरर, जिन्होंने प्रपोज करा, जिन्होंने ऑफर करा। सेकेंड इज ऑफरी, जिन्होंने वो एक्सेप्ट करा। गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? टू पार्टीज, दैट इज पी, पार्टीज का पी। I'll give you hint in last कि मैंने ये क्यों लिखा है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक क्यों लिख रही हूँ। P for two parties. Next is agreement. जैसे ही हमने उस पे अपनी एक्सेप्टेंस दी, जैसे ही उस ऑफर पे एक्सेप्टेंस मिली, दैट इज अग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, बिना अग्रीमेंट के कुछ नहीं होगा। अग्रीमेंट का ए। नेक्स्ट इज कंसेंट। इस ऊपर मैंने एक आपको ईडियम बताया था, void ab initio. This is consens ad idem. याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंट में हम कंसेंट कैसे मानेंगे कि उस पर्सन का कंसेंट है? सेम थिंग, सेम प्लेस, सेम टाइम। ट्रिपल एस। सेम थिंग, सेम सेंस, सेम टाइम। मैंने जिस सेंस में जो भी थिंग दिया बोला, उसने उस पर्सन ने सेम टाइम पे उसी सेंस में उस चीज को एक्सेप्ट करा, उस चीज को समझा। दैट इज कंसेंट। अगर आपका कंसेंट नहीं है तो दैट अग्रीमेंट इज वॉइड।
अगर किसी भी एक पार्टी का कंसेंट नहीं है तो दैट इज वॉइड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ही नहीं है वो। तो दिस इज वॉइड, अगर कंसेंट आपका नहीं है तो। दिस इज सी। नेक्स्ट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मीन्स हम जिस अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, जो अग्रीमेंट हमने बनाना है, जो अग्रीमेंट हम बना रहे हैं, हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम इसको अगर ब्रीच होता है तो लीगली लेकर जा सकते हैं। हम उस अग्रीमेंट को लीगली, हमें हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ हम इसको पूरा वैलिड बनाए, लीगली लेकर जा सकते हैं। जनरली आपके डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स को नहीं माना जाता कॉन्ट्रैक्ट, इसमें प्रिजम्पशन ये ली जाती है कि ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए नहीं बना है। बट जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है उसमें यूजुअल प्रिजम्पशन क्या है कि हमारा इंटेंशन है लीगली रिलेशनशिप क्रिएट करने का। व्हाट हैपन कि अगर आपके कमर्शियल ट्रांजैक्शन में आपका इंटेंशन नहीं है तो आपको वो स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा आपके अग्रीमेंट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में। अदरवाइज इट इज प्रिज्यूम्ड कि आपका इंटेंशन है। दिस इज आई। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी मीन्स, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, टू पार्टीज होनी चाहिए। क्या पढ़ा था, टू पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी मतलब जो टू पार्टीज हैं दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू मेक एन अग्रीमेंट। कॉम्पिटेंट मतलब क्या है, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ। अगर वो साउंड माइंड का है, पता है उसको, समझ पा रहा है वो टर्म्स एंड कंडीशन, तो प्लीज कॉम्पिटेंट। मेजर होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। नेक्स्ट, वो किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अग्रीमेंट करने। नेक्स्ट इज सी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन, सी। कंसिडरेशन हमने सबने पढ़ा कि अग्रीमेंट बनने के लिए आपका प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन इज वेरी, कंसिडरेशन कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता। कंसिडरेशन में भी इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी चलेगा। बट कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी हो सकता है। कंसिडरेशन आपका कैश, काइंड या कुछ करना या कुछ ना करना भी हो सकता है। रियल भी हो सकता है, लॉफुल भी हो सकता है। कंसिडरेशन आपका कुछ भी हो सकता है, बट कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन के लिए आपका है समथिंग इन रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हो तो समथिंग इन रिटर्न आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। कंसेंट होना तो मैंडेटरी है, अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो एक सेकेंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रही हूँ, आप लिख लेना। अग्रीमेंट विदाउट कंसेंट, इस केस में तो हमारा अग्रीमेंट वॉइड है। बट अग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट तो दिस इज वॉइडेबल। मतलब इनिशियली तो वैलिड है, बट वो अग्रीड पर्सन ने आके बोल दिया कि जी मेरा कंसेंट नहीं था, तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है, वो अग्रीमेंट आपका वॉइडेबल हो जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आया। कंसेंट नहीं है तो अग्रीमेंट ही वॉइड है, बट अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल। अब हम कब मानेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है, इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। बोला कुछ और, दिखाया
सॉरी, टास्क कुछ और है, दिखाया कुछ और, बोला कुछ और, मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड से लेनी कंसेंट, तो तेरा बेटा मेरे कब्जे में, तू कंसेंट नहीं देगा तो तेरे बेटे को मार दूंगा, दैट इज कोवर्शन, डरा धमका के लेनी। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जैसे कि ऐसे पर्सन ने आपसे कंसेंट मांगा जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेट्स से कि हमारे पेरेंट्स, अगर वो हमें कुछ बोलेंगे तो हम मना नहीं करेंगे, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। बाय मिस्टेक हमने कंसेंट दे दिया, बाय मिस्टेक उन्होंने ले ली, तो द कंसेंट शुड नॉट बी फ्री। इस केस में आपका वॉइडेबल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अग्रीड पार्टी के कहने। नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ये हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं कि आपका जो भी अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन वो लॉफुल होना चाहिए। ये 5 चीज होंगी तो ये माना जाएगा कि ये हमारा लॉफुल नहीं है, तो दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे बहुत सारे अग्रीमेंट्स हैं जिनको यू कैन से कि लेजिस्लेटर्स ने बोल दिया है कि ये तो वॉइड ही है। जैसे कि अग्रीमेंट आपका रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज से रिलेटेड हो गया, तो उनको बोल दिया है कि अगर आपने ऐसा कोई अग्रीमेंट बनाया जहां पर आप रिस्ट्रेंट कर रहे हो बंदे को शादी करने से, आप रिस्ट्रेंट कर रहे हो बंदे को बिजनेस स्टार्ट करने से, ट्रेड करने से, तो वो सब तो वॉइड अग्रीमेंट ही है। अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिए कि ये टाइप के अग्रीमेंट है, अगर आपने टाइप के अग्रीमेंट में एंटर करा तो दे आर वॉइड, तो दैट इज अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसे अग्रीमेंट्स होना चाहिए जो कि वॉइड डिक्लेयर ना करे हो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, आपका अग्रीमेंट में जो भी टर्म्स हैं, जो कुछ भी है, उनकी मीनिंग सर्टेन होनी चाहिए, बिल्कुल भी अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी वेग नहीं होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि उस टर्म का मीनिंग क्या है और दोनों के लिए सेम मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भी हम अग्रीमेंट बना रहे हैं, वो एक्ट पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करना। अगर वो एक्ट ही इम्पॉसिबल होगा परफॉर्म करना तो कोई पर्पस नहीं। लेट्स से कि हमने अग्रीमेंट क्या करा कि यहाँ पर खोद के तेरे को यू कैन से ट्रेजर फाइंड कर, तो दैट इज इम्पॉसिबल ना, मे बी हो मे बी ना हो, तो दैट इज पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट लीगल फॉर्मेलिटी। एज सच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, बट अलग अलग एक्ट्स जैसे कि यू कैन से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्पेसिफिक बोलता है कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है। तो अगर ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए ना। ये तो इतने सारे पॉइंट है, आपने बोला सारे याद होने चाहिए, हम कैसे याद करेंगे? आई एम हियर सो यू डोंट हैव टू वरी। अब मैंने ये जो आपको नोट डाउन कराया है, लेट्स से क्या है, लेके कैसे पार्टीज, नेक्स्ट इज ए फॉर अग्रीमेंट, नेक्स्ट इज CICC, next is consent, intention to create legal relationship, next is for consideration, next is for contractual capacity, next is FLNC. F is for free consent, L is for lawful object, N is for agreement not declared as void. Next is C. C is for certainty of meaning.
Next, P and L. P is for possibility to perform and L is for legal formalities. अब इसको कैसे याद करें? I'll give you 2 acronyms, जिसको जो अच्छा लगे आप याद कर लो, आपको ये सीक्वेंस में याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी. फर्स्ट इज प्रोजेक्ट ऑलवेज क्रिएट इनकम. ये आपका एक सेंटेंस है, PACI. नेक्स्ट, companies carefully follow laws, never cause public litigation. मीन्स जो कंपनी लॉ फॉलो करती है वो कभी भी पब्लिक लिटिगेशन में नहीं पड़ती है. CFLNCTN. हाँ जी, अब हो जाएगा यार. प्रोजेक्ट ऑलवेज क्रिएट इनकम. प्रोजेक्ट से हमेशा क्या आती है? इनकम. और कंपनीज जो केयरफुली फॉलो करती है लॉ वो कभी भी पब्लिक लिटिगेशन में नहीं पड़ती है. That is the acronym to remember the essential elements of law. P for parties, A for agreement, C for consent, I for intention to create legal relations, C for contractual capacity. Next, C for consideration, F for pre-consent, and L is for lawful consideration, lawful object. And agreement not declared expressly void. C, certainty. P is for possibility to perform and L is for legal formality. अब एक ये है and next is please always carry important checklist for laws and never create poor loopholes. This is the same. अब आप में से जिसको जो सही लगे आप वो याद कर लो. इससे आपको आपके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे, बहुत इजीली आप याद कर सकते हो. आप नोट डाउन कर लो. आई एम गिविंग यू 2 minutes to note down the same. जिसका नहीं हुआ है नोट डाउन वो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकता है. नाउ नेक्स्ट हम इसको ही और डिटेल में पढ़ेंगे. ऑफर, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, वॉइड और कौन सा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. सो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज टाइम. थैंक यू.